तो जो शंघाई सहयोग संगठन है वो वर्चुअली इसमें चीन और रूसी गठबंधन को निकट लाया है। एक समय था कि पूरे सी के समय चीन चला गया था सोवियत रूस से नाराज होकर या सोवियत रूस से उसकी शत्रुता हो गई थी चीन की, क्योंकि दोनों साम्राज्य देश थे। इसलिए सोवियत रूस उसमें भारत की तरफ झुकता था और जाकर वो 1971 से और 1989 तक वो अमेरिकी खेलों में चीन रहा। अमेरिकी खेलों में चीन रहा था। जब सी समाप्त हुआ तो संयुक्त अमेरिका ने चीन को नेगलेक्ट किया और इधर रूसी गणतंत्र का उद्भव हुआ। तो रूसी गणतंत्र और चीन के बीच की शत्रुता समाप्त हुई और फिर दोनों ने मिलकर शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लिया। तो ये बदलाव आप देख रहे हो इस राजनीति की, जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। उदारीकरण की नीति। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आखिर तृतीय विश्व के देशों ने इन शर्तों को क्यों स्वीकार किया। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, केनेशियन अर्थशास्त्र का पतन हुआ, ठीक है। तो केनेशियन अर्थशास्त्र का पतन हुआ और फिर उसके पतन के बाद जब पूंजीवाद में एक तरह से अवरोध उत्पन्न हुआ तो उसमें जो पुराने अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन, उनको याद किया गया और फिर एक बार अर्थव्यवस्था नीति परिवर्तन की ओर चली गई, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करते हो और उसे हम नव उदारवादी आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं और उसका आधार वाशिंगटन सहमति अथवा वाशिंगटन कंसेंसस में किया गया। तीन चीज हम लोगों ने देखा। अब आपके मन में प्रश्न यह होगा जो बहुत ही नेचुरल है कि आखिर तृतीय विश्व के देशों में, दुनिया में जो नव उदारवादी आर्थिक नीति पश्चिमी देशों के द्वारा थोप दी गई, तो तृतीय विश्व के देशों ने इसे स्वीकार क्यों किया, उन्होंने मना कर दिया होगा। देखिए कारण, क्योंकि तेल संकट के कारण जो तृतीय विश्व अर्थव्यवस्था के सभी खरीदार लगे हुए थे, वहां पर व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया। व्यापार संतुलन तो समझते होंगे आप, जैसे आपका निर्यात कम होता जाए, आयात बढ़ता जाएगा तो आप व्यापारिक घाटा होगा, तो व्यापार संतुलन की समस्या होती है। फिर आप दुनिया से जो लेन देन करते हैं, जिसमें व्यापार भी एक मद है और बाकी भी मद है, इन लेन देन में आप भुगतान करते हो, दुनिया से भुगतान लेते हो, तो अगर आप दुनिया के खरीदार बन जाते हो तो फिर भुगतान संतुलन की समस्या आ जाएगी। वो दोनों समस्याएं इनके सामने मुंह बाए खड़ी थी। आप याद करिए 1991 में जब नव उदारवादी आर्थिक नीति की ओर बढ़ा था, तो क्या स्वेच्छा से बढ़ा था या मजबूरी में बढ़ा था। तो आपको पता चलता है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि हमारे पास मात्र 2 सप्ताह आयात करने भर की विदेशी पूंजी रख थी। हमारे गोल्ड गिरवी पर चुके थे। हमारे यहाँ स्थिति यह थी कि एनआरआई तो अपने पैसे निकाल कर ले जा चुके थे और हम बड़ी संकट की स्थिति में आ चुके थे। इराक हुआ के कारण पेट्रोलियम की कीमत खतर महंगी हो गई थी। तब हमने आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया। तो इसमें क्या हुआ था कि देखिए, अब जब संयुक्त अमेरिका ने सबसे पहले, कुछ आलोचक मानते हैं कि मैंने आपको मैटर नहीं दिया था कि नव उदारवादी आर्थिक, एक तरह से समझो तो आप जो ब्रिटेन जो अवस्था है उसका पतन 1971 नहीं होने लगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जो अमेरिकी डॉलर था वह गोल्ड के साथ फिक्स, वो काम आईएमएफ करता था। उसने अमेरिकन जो डॉलर है उसको गोल्ड इंडेक्स बनाया हुआ था, मतलब उसको गोल्ड के साथ उसको इंडेक्स का गोल्ड के साथ फिक्स किया हुआ था। तो गोल्ड और अमेरिकन डॉलर का शेष दुनिया की करेंसी से समायोजन का काम आईएमएफ करता था। अब 1971 में संयुक्त अमेरिका ने क्या किया कि अपने अपने डॉलर को आईएमएफ के नियंत्रण से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अगर जरूरत पड़े तो उसका अवमूल्यन कर सकें। क्योंकि आपको अगर व्यापारिक घाटा होने लगेगा या आपकी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ने लगेगी तो सभी अर्थव्यवस्था अपना अवमूल्यन मुद्रा की करती है। तो संयुक्त अमेरिका ने अपने डॉलर को उसे निकाल दिया, तो आईएमएफ तो भर्ती बेरोजगार हो गया। आईएमएफ का तो मूल काम यही था कि डॉलर का दुनिया के बाकी देशों की मुद्राओं से समायोजन करना और दुनिया में बाकी अर्थव्यवस्था जब भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन के लिए इन्हें अतिरिक्त लिक्विडिटी की आपूर्ति करना। अब चूंकि उसे डॉलर पर से नियंत्रण समाप्त हो गया तो उसकी मुख्य भूमिका समाप्त हो गई। आईएमएफ भी बेरोजगार बैठा हुआ था, विश्व बैंक तो खैर अपना काम कर रहा था। तो उसको दोनों को सुपुर्द किया गया कि भाई तृतीय विश्व के देश आपके दरवाजा खटखटाएंगे सहायता के लिए, क्योंकि सभी आर्थिक संकट से जुड़े हैं। आपको अब उनको राजी करना है अपने बाजार खोलने के लिए। तो जब आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया भारत में या कुछ अन्य देशों में, तो बड़े भोलेपन से वो पूछा आईएमएफ और विश्व बैंक, अच्छा आपके हम क्या सहायता करें। तो उसने कहा कि हम भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं, हमें कुछ आर्थिक सहायता चाहिए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का काम होता है प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। आईएमएफ वो तात्कालिक समस्या का हल तो आईएमएफ निकालता है। तो आईएमएफ ने बड़े भोलेपन से मासूमियत से जवाब दिया कि ठीक है, हम आपको अगर रकम देते भी हैं तो आप हमें लौटाएंगे कैसे, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था की तरह से दिख नहीं रही, ना हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए मजबूरी है, आप कुछ करिए। तो कहेंगे हम कर सकते हैं, परंतु आपको हमारी कुछ शर्तें माननी है, जिसको कहते हैं कंडीशनल रीज। तो शर्तें क्या? तो आपको पहले सरकारी नियंत्रण से आप अर्थव्यवस्था को मुक्त करके उसका निजीकरण कीजिए। उसको एक टर्म आता है एलपीजी। एलपीजी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और डिग्लोबलाइजेशन, तो उसके लिए एलपीजी टर्म आता है। तो उसने एलपीजी नाम दिया। उसने कहा कि देखिए एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है और प्राइवेटाइजेशन, आप जो करिए, लाइसेंसिंग कोटा को समाप्त कीजिए, आप अपने व्यापार नीति में परिवर्तन लाइए और एक लाइसेंसिंग नीति को फ्री करिए और ये सब जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे, लेबर लॉज को ज़्यादा तर्कसंगत बनाइए, लेबर को ज़्यादा सुरक्षा मत दीजिए, आप राज्य के खर्च में कटौती कीजिए, वेलफेयर कार्यक्रम को कम करिए, इन सभी को। तो ये इस तरह से इनको शर्तें रखी। अब ये शर्त मानने के विवश थे तो उन रकम के लिए उनको मजबूरी में अपनी अर्थव्यवस्था खोलना पड़ा। अब आपके मन में एक और भी जिज्ञासा होगी कि हम जब नव उदारवादी आर्थिक नीति करते हैं तो क्या नव उदारवादी आर्थिक नीति या उदारीकरण और भूमंडलीकरण एक से जिसको आज भूमंडलीकरण कहते हैं, उसमें आर्थिक उदारीकरण या नव उदारवादीकरण वास्तव में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जिसे आप भूमंडलीकरण कहते हैं उसकी मुख्य अभिव्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में ही है। कायदे के हिसाब से तो भूमंडलीकरण का मतलब होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में समायोजन, आर्थिक क्षेत्र में समायोजन, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में दिखना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि देखिए अब
पैसे से जोड़ दिया और बाजार की शक्ति को सक्रिय कर दिया, राष्ट्रीय राज्य के नियंत्रण को कम किया। ये तो किया, तो आर्थिक क्षेत्र में आपने दुनिया को एक दूसरे क्षेत्र से जोड़ा और जो नई सूचना प्रौद्योगिकी आई उसमें दुनिया को तेजी से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। यहाँ तो आपने किया कैसे। लेकिन जब आप भूमंडलीकरण की बात करते हो तो भूमंडलीकरण में एक विश्व सरकार की भावना भी तो निहित। विश्व सरकार का मतलब है जैसे भी ग्लोबल गवर्नमेंट। तो क्या आपने ग्लोबल गवर्नमेंट का कोई प्रावधान लाया? नहीं। राष्ट्रीय राज्य को चलाया, तो इसको भी छोड़िए। अब आप बताइए कि सामाजिक क्षेत्र में आपने क्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या प्रवास को आपने अनुमति दी है? नहीं दी है। आप हमारे यहाँ के लेबर भी अपने यहाँ नहीं आने देते। तो ऐसी स्थिति में कैसे यह भूमंडलीकरण सामाजिक क्षेत्र में हुआ? और जहाँ तक सांस्कृतिक क्षेत्र की बात है तो आप हमारी संस्कृति को तो नहीं अपनाते बल्कि उल्टा अपनी संस्कृति को आप थोप रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो तथाकथित भूमंडलीकरण है वो भी तो नव उपनिवेशवाद का रूप है। आपने हमारी अर्थव्यवस्था को जबरन खुलवा दिया और फिर आप उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। तो कुल मिलाकर जो आर्थिक उदारीकरण है वो भूमंडलीकरण का एक फैक्टर है, लेकिन भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण दोनों जो है का पर्यायवाची है। आर्थिक उदारीकरण माध्यम है, भूमंडलीकरण परिणाम है, कारण है भूमंडलीकरण का परिणाम। इस प्रकार का है। अब यहाँ पर ये टर्म आता है एक ध्रुवीय विश्व बनाम बहुध्रुवीय व्यवस्था। अब एक ध्रुवीय विश्व बनाम बहुध्रुवीय व्यवस्था, अब व्हाट इज दिस? जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था, दो ध्रुवीय विश्व था, दो ध्रुवीय विश्व समाप्त हुआ। उसकी जगह संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, इसको कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व का विकास। तो कुछ समय तक तो संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत पावरफुल हो गया। कारण क्या था? जैसे देखिए, अब सोवियत रूस का विघटन हो गया, समाजवादी देशों में जो सरकारी की समाजवादी व्यवस्था उठा गई। वार्सा पैक्ट उधर आपने देखा था, वार्सा पैक्ट था जो समाजवादी देशों ने मिलकर वार्सा पैक्ट बनाया था, तो वार्सा पैक्ट का विघटन हो गया। तो अब नाटो का तो नाटो जो संस्था थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी तो कोई प्राथमिकता नहीं रह गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने न केवल नाटो को बनाए रखा बल्कि उसने नाटो की शक्ति में वृद्धि की, उसके सैनिक बजट को उल्टा बढ़ाया और फिर उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के हथियार के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ के उपकरण के रूप में नाटो का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को उसने अपने प्रभाव में रखा हुआ था और फिर धीरे धीरे वह धीरे धीरे फिर हेजेमनी यानी वर्चस्व से दुनिया पर, पहले तो उसी दुनिया में वर्चस्व की बात है और वर्चस्व से नेतृत्व की तरफ बढ़ गया दुनिया को लेकर। कि भाई तो एक ध्रुवीय विश्व हो गया, तो दो ध्रुवीय था तो ठीक था, तो एक ध्रुव है तो अमेरिका की दादागिरी है। फिर उसने एक काम और भी किया था, कॉन्सेप्ट लिया था, उसको कहते हैं R2P। R2P का मतलब है कि वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। जैसे पहले के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब कोई देश की सरकार अगर अपनी जनता को दबा रही है तो आपको डिनाउंस करिए, उस पर अगर आप समझिए तो बीच समुदाय उसका बहिष्कार भी कर जाइए, लेकिन आप उसके आंतरिक मामले में अपनी सेना भेजकर दखलंदाजी मत कीजिए। ये R2P का कॉन्सेप्ट जो लाया, उसका कहना था कि डेमोक्रेसी का तकाजा है कि कहीं कोई देश अगर अपनी जनता को एथनिक क्लींसिंग कर रहा है तो हमको न्यूट्रल स्पेक्टेटर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम R2P के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको देखें। अब उसके अनुसार दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। देखिए लीबिया में कर्नल गद्दाफी की सरकार गिराई गई 2011 में, सीरिया में देखिए जल्दी कंफ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर ये R2P का कॉन्सेप्ट लागू करना तो फिर पाकिस्तान में कौन नहीं लागू करेगा? तो वहाँ कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर रहा है? एक समय तो बल्कि लोग कहते हैं कि या बाकी सिंधी लोग को देखिए पंजाबी लोगों का डोमिनेंस हो। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर संविधान अमेरिका न्यूट्रल है, नेता है ये और किसी को मित्र कहीं पर तानाशाह को तानाशाही सरकार को समर्थन करता है। दुनिया के जो बड़े बड़े तानाशाह हुए वो अमेरिकी छतरी के अंदर पले और बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात है। इस कारण से दुनिया में ऐसा देखा गया कि संयुक्त अमेरिका की दादागिरी बढ़ती जाए, लेकिन जब एक ध्रुवीय व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल पाई तो यहाँ पर तब मिलता है बहुध्रुवीय होना क्या था? क्योंकि फिर कुछ समय के बाद कुछ कुछ घटनाएं सामने आने लगी। एक तो 9/11 का हमला हुआ और आतंकवाद की चुनौती आई, मैं आगे आतंकवाद पर डिस्कस करूंगा। ये बात हो गई कि दुनिया में जब इंटरनेशनल टेररिज्म का या आतंकवाद का इंटरनेशनल नेटवर्क है तो अंतर्राष्ट्रीय की पहुंच के व्यक्ति को अकेला आतंकवाद का सामना नहीं कर सकता, तो विभिन्न राष्ट्रों को मिलजुल कर तब आतंकवाद का सामना करना होगा। तो संयुक्त अमेरिका अपने बल पर अपनी दादागिरी के लिए काम पूरा नहीं कर सकते, तो उनको बाकी शक्तियों के साथ हमने देखा कि बाकी जो शक्तियां हैं उनके साथ भी उनको कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ी। दूसरा क्या है कि उसी समय चीन का उद्भव हो गया दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में। उधर रूस में व्लादिमीर पुतिन आया तो उसने अपने पावर को एक्सर्ट किया, उसने अमेरिका को चुनौती देनी शुरू कर दी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक संघाई सहयोग संगठन भी बन गया। उधर की दुनिया में जैसे भारत है तो भारत अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करता है, परंतु अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात करता है, तो वो हुआ। फिर चाइना के कारण अब चाइना को उधर उनको बेहतर करने के लिए उनको क्वेड वगैरह बनाना पड़ा, तो फिर बात की चीज़ है। लेकिन पूरी बात से तय हो गई कि अब अकेला चना भाग नहीं सकता, यूएसए अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता, उसको बाकी शक्तियों के साथ गठबंधन करना होगा। तो इसी को नाम दिया गया कि अब ये जो दुनिया की जो व्यवस्था है एक ध्रुवीय नहीं रह गई, वो बहुध्रुवीय बन गई, मल्टीपोलर। तो आज मैं चाहूँगा कि यहाँ तक मैं आपको लाऊँ और बाकी मैं आपको कल इस पूरे टॉपिक को फिनिश करूँगा। आप लोग वो समकालीन विश्व वाले इस मैटर को पढ़ के आना। किसी भी मुझे एक क्वेश्चन ध्यान आ गया, हालांकि क्वेश्चन देखो ऑप्शनल का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन 20-25% क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शनल टू जीएस से पूछ जाते हैं और आपके महत्वपूर्ण और आपके सिलेबस में उन्होंने उपनिवेशवाद शब्द को दिया है। उपनिवेशवाद सब कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म आपके सिलेबस में रखा हुआ है, तो कहीं इस बहाने आपको क्वेश्चन पूछे ना तो मैं क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एक दो मैं मॉडल के तौर पर आपको रखकर और उसके बारे में कुछ कंटेंट बता देता हूँ कि अगर इस पर कभी क्वेश्चन आपको डालें तो आपको कैसे करना चाहिए।
समाप्त हो चुका है। यह भूतकाल की बात है। निश्चित रूप से यह भूतकाल की बात है। यह भूतकाल की बात है। आप एक क्वेश्चन नोट कर लेना, नहीं तो कुछ भूल जाओगे। भूतकाल की बात है कि इसने किसी न किसी प्रकार से, परंतु फिर भी इसने किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से बनने से इनकार कर दिया। इतिहास बनने से इनकार कर दिया। इतिहास बनने से इनकार कर दिया। एक क्वेश्चन ये डालता हूँ, एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको जानना चाहूंगा। एक क्वेश्चन हो, उपनिवेशवाद किसी समान, किसी भी समान, उपनिवेशवाद किसी भी समाज, उपनिवेशवाद किसी भी समाज, न केवल किसी भी समाज को, न केवल उसकी स्वतंत्रता, न केवल उसकी स्वतंत्रता, किसी भी समाज को न केवल उसकी स्वतंत्रता, संपदा, उसकी स्वतंत्रता एवं संपदा से ही वंचित कर देता है। संपदा से ही वंचित कर देता है। वंचित कर देता है। वंचित कर देता है कि उसको अपने विशिष्ट चरित्र से, बल्कि उसको अपने विशिष्ट चरित्र से, अपने विशिष्ट चरित्र से ही वंचित कर देता है। वंचित कर देता है। वंचित कर देता है। फलस्वरूप वहां की जनता, जिसके फलस्वरूप वहां की जनता, जिसके फलस्वरूप वहां की जनता, फलस्वरूप वहां की जनता नैतिक रूप से, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से, नैतिक रूप से दिग्भ्रमित हो जाए, दिग्भ्रमित हो जाए, दिग्भ्रमित हो जाए। ये दोनों क्वेश्चन का जो आकार है वो 150 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, 150 वर्ड्स। अब देखिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की अपेक्षा नहीं करूँगा, कुछ बातें मैं डाल देता हूँ जो आपका दोनों क्वेश्चन में वो चल जाएगा। 150 वर्ड्स से देखिए, मतलब इस क्वेश्चन को पहले को देखिए, फिर दूसरे को भी आप देखेंगे। ये कुछ साइंस तक नहीं, दोनों शॉर्ट नोट में पूछा है। देखिए आगे और पीछे, जैसे उपनिवेशीकरण समाप्त हो चुका है, मतलब डिकोलोनाइजेशन समाप्त हो चुका है, मतलब जिस उपनिवेश को समाप्त हो चुका है, मतलब उपनिवेश की जो उपनिवेश की मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, उपनिवेश मुक्त हो गया। निश्चित रूप से भूतकाल की बात, अब निश्चित रूप से यह भूतकाल की बात है, मतलब अब उपनिवेशवाद की जब बात है तो अतीत में कभी था तो नहीं, परंतु फिर भी किसी न किसी रूप प्रकार से इतिहास बनने से इनकार है। इसका मतलब है अभी भी है, जो आपको नंगी आंखों से, नैतिक आई से नहीं दिखा। एक बगुला भगत की, जैसे एक बगुला था, वो पहले मछलियों को पकड़ता था, तो मछलियाँ जान गई थी कि भाई ये तो बहुत क्लियर बगुला है, तो मछलियाँ सतर्क हो गई थी, उसकी मछलियाँ मिलना बंद हो गया। उसकी उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी बगुले की, तो बहुत ज़्यादा वो पंजा वगैरह नहीं मारता था। तो एक बार उसने क्या किया, गले में कंठी धारण कर ली और फिर मछलियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये आप क्वेश्चन मत लिखना, ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत वाँत अब काम नहीं आते, मैंने तो पानी की मैंने कंठी धारण कर ली है, मैं वैष्णव हो गया हूँ, मैं तो अब मांस भक्षण करता नहीं। अब तुम लोग डरो नहीं, तुम लोग हमारे आसपास आओ, हम लोग मिलकर तो जीते हैं, आपस में थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं, मेरा भी मन बहल जाए। फिर मछलियों को विश्वास हो गया, धीरे-धीरे आने लगी बगुला के साथ, बगुलाओं के साथ खुलकर बात करने लगा। फिर पता चला कि धीरे-धीरे मछलियों की संख्या कम हुई।
सारी शक्तियाँ दुनिया की थी उसने यही किया, उसको लगा कि 20वीं सदी में पुराना उपनिवेशवाद को नहीं, तो अब इसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया। अब फॉर्म क्या चेंज किया इस उपनिवेशवाद में, तो एक उसको आर्थिक, मतलब जो काम पहले डायरेक्ट यूज करते थे वो काम अब कौन कर रहा है, तो आर्थिक में वित्तीय निगम, वित्तीय निगम, वित्तीय निगम का नाम बताना पड़ेगा, आप नाम दे देना IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये आपके हो गए। विश्व व्यापार संगठन, दुनिया के गवर्नेंस को दिया, विश्व व्यापार संगठन, और दुनिया को खुद दिया। अब ये दूसरे तरीके से लूट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, अब इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में कैसे नवोपनिवेशवाद आपको दिखता है, तो हम पर जबरन दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण को स्वयं प्रदूषित किया और फिर हम पर दबाव बनाया कि आप भी शेयर करें। आप प्लीज देखो, इंडिया ने तो डरबन सम्मेलन तक रजिस्टर बना के, लेकिन आप क्यों करेंगे? डरबन सम्मेलन इंडिया अलग थलग पड़ गया, क्योंकि चीन भी रजिस्टर नहीं कर पाया, तो इंडिया अलग थलग पड़ गया, तो इंडिया को मंजूरी देनी पड़ी। अब उन्होंने जो, अब देखोगे पुलिस, उसके आपको बहुत सारे सम्मेलन हुए, उसमें अब कम से कम हुआ कि ठीक है वो लोग कंपल्सन के साथ कम करेंगे, और ये इसको सेल्फ डिटर्मिन, जैसे उनके द्वारा जैसे जो विकासशील देश हैं वो खुद अपने से डिटर्मिन करेंगे कितना रिडक्शन करना है। रिडक्शन तो हमको भी करना पड़ेगा भाई, आपने 150 वर्ष पहले से इसको विकसित किया है, तो हमसे भी अपेक्षा रखते हैं। हमारे यहाँ पोवर्टी एलिगेशन के लिए चाहिए, जब एनर्जी खर्च करते हैं तो हमारी तो अभी 15 से 20% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, और आपका जो एनर्जी गायब होता है वो किसमें होता है? लग्जरी में, डोमेस्टिक फील्ड में, लिफ्ट में होता है, बाकी सुविधाओं में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है। आप एक औसत अमेरिकन को देखेंगे, भारत के बाहर में -25 डिग्री टेम्परेचर है, ग्लास के अंदर आपको 30% होता है, इतनी एनर्जी कहाँ से? तो आप दोनों को एक यह भी एक तरह का नवोपनिवेशवाद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आतंकवाद के नाम पर, अब आतंकवाद के नाम पर आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब इराक में उन्होंने सरकार गिराई जबकि वहाँ से कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला, और जबकि कोई टेरर कनेक्शन नहीं था सद्दाम हुसैन इराक के खिलाफ था। उसी प्रकार से जो भी अपना शत्रु होता है उसको आतंकवादी करार देते थे। ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान क्या, तो उनके मित्र हैं, तो उनको नहीं दिया हुआ, मतलब उनके साथ स्वार्थ तो है। पाकिस्तान से उनका बड़ा लव हेट रिलेशन, प्यार भी है, कोई और देना नहीं, लेकिन प्यार भी तो बाकी देशों को अपने ढंग से कहते थे, इनको आप दे दोगे, ये हो गया नवोपनिवेशवाद। ठीक है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो आपको क्या बता रहे हैं कि उपनिवेशवाद किसी न किसी उसकी स्वतंत्रता और संपदा से वर्जित नहीं करता, बल्कि उसको अपने विशिष्ट चरित्र से भी वर्जित कर देता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की जनता को बौद्धिक और नैतिक रूप से पीड़ित हो जाती है। मतलब वो हमको गलत एजुकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे पश्चिम की श्रेष्ठता, पश्चिम की श्रेष्ठता, श्रेष्ठता अश्रेष्ठता कैसे? तो वो कहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ उदात्त विचार, जितने भी उत्तम विचार, जितने भी प्रोग्रेसिव विचार, वो एक कॉन्सेप्ट दिया है, सेंटर एंड पेरिफेरी, एक कॉन्सेप्ट होता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये भी पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों को कोई ना कोई या तो हिस्ट्री ऑप्शन होगा या फिर दूसरा ऑप्शन होगा, जो भी होगा, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे समझदारी डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो उसमें सेंटर एंड पेरिफेरी, सेंटर का मतलब है केंद्रीय क्षेत्र, और पेरिफेरी तो विचार, उत्तम विचार, उत्तम विचार मतलब ये प्रगतिशील विचार केंद्रीय क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, जबकि परिधीय क्षेत्र में, परिधीय क्षेत्र का मतलब है, मतलब पुराने उपनिवेश जिसको तृतीय विश्व का, परिधीय क्षेत्र में निर्यात, मतलब विचार भी अच्छे विचार वही पैदा करते हैं, और हम लोग का काम है कि उनका अनुकरण करना, क्योंकि वह महान है, तो विचार महान है, हम लोग उससे बहुत पिछड़े हैं, तो ये जो हमने सोच पैदा कर दी। इसलिए एडवर्ड सहित इसको मिशेल फूको ने टर्म दिया था, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, नॉलेज पावर, मतलब वो विचार भी हमारे ऊपर थोपते हैं और सोचवाते हैं हमको भी चाहते हैं सोचें। और एडवर्ड सहित ने दिया है ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट उसे ज़्यादा। और दूसरा कह सकते हैं, और ये क्या पता है दोस्तों, नस्लीय भेदभाव। अब नस्लीय भेदभाव हमें बताते हैं, ये हम लोग को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम वालियों ज़्यादा श्रेष्ठ, नस्लीय रूप से भी अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ करार देने की कोशिश करते हैं। और तीसरा क्या हुआ कि जितनी भी मानविकी या सामाजिक विज्ञान, तो मानविकी विषयों में, विषयों का मौलिक शोध पश्चिम, मौलिक शोध तो फंडामेंटल रिसर्च है, तो वो पश्चिम, इसमें जो मौलिक शोध हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? पश्चिम। अब देखो, चाहे वो आपका कोई भी विषय, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, समाजशास्त्र मानव शास्त्र तो और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ से हिस्टोरियंस पहले से पैदा हुए, मानव शास्त्र भी है, ऐसा नहीं है, अनिल श्रीनिवासन है, भारतीय हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे अपने भी हैं, लेकिन हम उस पर डोमिनेंस अभी पश्चिमी चिंतकों का है। जब तक आप पश्चिमी चिंतकों का नहीं देखोगे, पढ़ोगे, तब तक आप हर बुक में आप देखते हैं उसमें वेस्टर्न इंडस्ट्री विचार आते हैं, और हमारी सोसाइटी पर हमारे यहाँ कभी वो आए नहीं। मैक्स वेबर भारत के बारे में लिखेगा, बुद्धाइन लिखेगा,
कौन विजिट किया। तो सवाल ये उठता है कि भाई आपने भारतीय समाज के बारे में नहीं जाना, भारत के बारे में लिख रहे हो, किसी देश के बारे में आधिकारिक तौर पर लिख रहे हो, तो कहीं न कहीं मानवीय विषयों का जो मौलिक स्वरूप पसी है और वह हमारे समाज का चित्र हमें देते हैं और हमें भी समझाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने हल्का-सा बता दिया, अब कल मैं पार्ट 2 आपको बताऊँगा, ठीक है? कल यहाँ पर ये समाप्त हो से पिछले क्लास में हो चुका है।